चलिए आज का जो नया टॉपिक हमारा है वो वेक्टर्स है। प्रयास करूंगा भी पूरा चैप्टर एक साथ फिनिश कर दूं, यानी वेक्टर से रिलेटेड सब कुछ डिस्कस कर दूं एक ही वीडियो में। बात आती सबसे पहले वेक्टर्स हैं क्या, व्हाट डू मीन बाय वेक्टर एंड स्केलर्स। तो हमें स्केलर और वेक्टर दोनों को डिफाइन करना है सबसे पहले। तो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग स्केलर्स, ये चैप्टर नेम है, ये चैप्टर नेम है, इसमें हेडिंग डालने हैं सबसे पहला स्केलर्स। अब हम स्केलर को डिफाइन करेंगे। स्केलर होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्केलर। हो सकता है आप जानते हो ऑलरेडी, फिर भी हम बताएंगे। स्केलर हम उन फिजिकल क्वांटिटीज को कहते हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल क्वांटिटी की नीड है, मैग्नीट्यूड की नीड है, अमाउंट की नीड है, ना कि डायरेक्शन की नीड। अगर डायरेक्शन की जरूरत ना हो किसी को एक्सप्रेस करने के लिए, वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होगी। डेफिनेशन लिख लीजिएगा, those physical quantities which require magnitude only to represent it, does not need of direction, known as scalar quantities, एग्जाम्पल देख लेंगे जरा, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। देखिए जितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, मैंने एक जगह आपको लिखाई होंगी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, ऑल आर स्केलर्स। डिस्टेंस, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सब्सटेंस ऑफ अमाउंट, ऑल आर स्केलर्स। तो एक पूरा पैकेट हो गया स्केलर का एग्जाम्पल में। ये 7 तो हो गई, तो यहां पर पहला एग्जाम्पल ये लिख लो, ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज आर स्केलर्स पहले तो। और कुछ एग्जाम्पल बोलता हूं वो भी लिख लेना। उसके बाद स्पीड, वर्क, पावर, एनर्जी, वोल्टेज, एसेट्रा। इतना नोट कर लीजिए फटाफट, पॉज करो जरा। अब देखिए हम दूसरा टाइप बता रहे हैं, वेक्टर्स। अब हेडिंग डाल लें वेक्टर्स। वेक्टर्स में देख लीजिएगा दोनों चीजें जरूरत होंगी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो लिख लें, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which require magnitude as well as direction to represent it, known as vector quantities. Example: velocity, displacement, force, linear momentum, angular momentum, torque, electric field intensity, एसेट्रा। पॉज करो। आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। हम क्या सीखेंगे अब, टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे कैसे टाइप में क्लासिफाई किया गया है और इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो एक लाइन लिख लो, नोटेशन ऑफ वेक्टर। पहले तो ये लिख लो, नोटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा मैं उस पर बात करता हूं। जब कोई वेक्टर क्वांटिटी हम लोग लिखेंगे या बनाएंगे तो हम लोग एरो का इस्तेमाल करते हैं। किसका, एरो का। व्हाट हैपन, एरो का इस्तेमाल करते हैं। एरो की जो लेंथ होती है, ध्यान रखिएगा, वो मैग्नीट्यूड को बताती है। किसको बताती है, मैग्नीट्यूड। और जो एरो की नोक है, इसको हेड कह सकते हो। एरो का जो हेड है वो डायरेक्शन बताता है। तो अगर कोई मान लो फिजिकल क्वांटिटी ए है और वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें उसके ऊपर एक एरो बनाना होगा। तो एक लाइन लिख लो ये हेडिंग डालकर,
टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी वी मस्ट नीड एरो, और उसके आगे लिख दो लेंथ ऑफ एरो गिवन मैग्नीट्यूड एंड हेड ऑफ एरो गिवन डायरेक्शन। पॉज करो। तो देखिए हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात कर रहे हैं, इसको बहुत सीरियसली सुनिएगा। वैसे तो वेक्टर्स को बहुत टाइप से क्लासिफाई किया गया है, बट हम सब यहां नहीं डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जिनकी जरूरत है हमें अभी स्टडी में, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। एक एक करके सीरियसली सुन लीजिएगा। देखिए जो सबसे पहला टाइप होता है उसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। सुनते रहिए पहले तो, इक्वल वेक्टर। देखो जैसा कि नाम है, अगर कोई दो वेक्टर क्वांटिटी हो और उनकी अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाए और डायरेक्शन भी सेम हो जाए तो ही वो इक्वल कहलाएंगे। मतलब कहने का मतलब समझना, जैसे कोई ए वेक्टर है ये और एक बी वेक्टर है, आप ध्यान से देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं, और दोनों की लेंथ इक्वल बनाई मैंने कि नहीं बनाई। ऐसे वेक्टर्स इक्वल वेक्टर होंगे और इनको लिखेंगे हम लोग ए इज इक्वल टू बी। अभी डिफाइन करूंगा मैं, थोड़ी रुक के। दूसरा टाइप अपोजिट वेक्टर। दूसरा टाइप क्या होता है? अपोजिट वेक्टर्स। इनमें लेंथ इक्वल होगी, मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स होगी, जस्ट अपोजिट। मतलब ए तो अभी भी वही है उसी सिचुएशन में, लेकिन बी उतना ही लेंथ का अपोजिट तरफ हो गया, तो अब इसे माइनस बी बोलेंगे। जब भी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन पलट दी जाती है, रिवर्स कर दी जाती है, तो साइन माइनस आ जाता है, ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है। ये हो गया अपोजिट वेक्टर, मैं सब डिफाइन करूंगा एक साथ। तीसरा होता है यूनिट वेक्टर, समझते जाना। यूनिट वेक्टर, यूनिट का दूसरा नेम सिनोनिम होता है वन, सिंगल। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, वन हो, केवल डायरेक्शन हो, इसके पास वो वैल्यू कितनी हो, वन, तो ऐसे वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसको दर्शाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैप का इस्तेमाल करते हैं। यहां सिंबल कौन सा लगेगा? कैप। इसको पढ़ेंगे एन कैप। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी पे अगर एरो ना लगा के कैप लगा हो तो समझिए उसकी वैल्यू कितनी है, वन, यूनिट। इसको फार्मूला वाइज अगर कहें तो जब किसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, भाई सेम नंबर में सेम नंबर से डिवाइड करो, वन आता कि नहीं आता है? तो ये एक्चुअल वेक्टर है और उसकी वैल्यू से उसको डिवाइड कर दिया, तो आंसर हो गया वन, लेकिन डायरेक्शन अभी इसकी रह गई साथ में, इसलिए इसका नाम पड़ा यूनिट और वेक्टर। अब आते हैं फोर्थ, नल वेक्टर। नल वेक्टर मतलब जीरो वेक्टर। अगर सपोज करिए टू वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है और दोनों मिला दिए जाएं तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देंगे, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो, अंडा। इसको नल वेक्टर कहते हैं। नल वेक्टर को रिप्रेजेंट ही ऐसे करते हैं, जीरो के ऊपर वेक्टर बना करके, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं होती इसकी, ये जीरो है, बस वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया एक तरह से, ठीक है। ये नल वेक्टर है। पहले इन चार को लिखा देते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर आप लोग नोट करें, पहला नंबर डालें, इक्वल वेक्टर्स। इसके अंदर लिखिए सच टू वेक्टर्स which have equal magnitude and same direction. Such vectors which have equal magnitude and same direction are known as equal vectors. सेकेंड नंबर डालो, अपोजिट वेक्टर्स। अब इसकी डेफिनेशन बोलूंगा, इसमें लिखिए सच वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। सच वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन आर नोन एज अपोजिट वेक्टर्स। और इनको ऐसे लिखिएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। पॉइंट डालिए, थर्ड नंबर डाल लीजिए, यूनिट वेक्टर्स। थर्ड हमारा है यूनिट वेक्टर्स। इसकी डेफिनेशन लिखिए,
such vector which have magnitude unity, it contain direction only, magnitude unit and it contains direction only, known as unit vector. It is denoted by n cap and given as, और ये लिख लो नंबर। फोर्थ नंबर हमारा नल वेक्टर डाल दें, नल वेक्टर। इसमें देख लीजिएगा इसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, तो लिखिए सच वेक्टर विच हैव 0 मैग्नीट्यूड, सच वेक्टर विच हैव 0 मैग्नीट्यूड इज नोन एज नल वेक्टर, गिवन एज, ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, रोक दो। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, इन्हीं को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये फिफ्थ नंबर है। देखिए इसको समझना है थोड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहीं पर है। हम लोग 3D की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन है। 3 एक्सिस होते तो आप जानते होगे, एक्स वाई जेड। एक्स की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लेट किया जाएगा उसे आई वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? और यूनिट है इसलिए इसके ऊपर क्या बनेगा? कैप। वाई की तरफ जो यूनिट होता है उसको जे कैप, और जो जेड की तरफ यूनिट बनाओगे उसको के कैप। अगर आपको कहीं आई कैप लिखा मिले तो आप अपने आप समझ लेना ये वेक्टर एक्स एक्सिस में है, जे कैप मिले तो वाई एक्सिस में है, के कैप मिले तो जेड एक्सिस में है। ये आपस में परपेंडिकुलर होते। देखो आप 3 एक्सिस ले लो, ये ओरिजिन है, एक्स वाई और जेड। इसका एंगल कितना है? 90, इसका 90, इसका 90। ये रूम है, इसका कॉर्नर देख लो, एक को एक्स ले लो, एक को वाई ले लो और दूसरा जेड ले लो। आप देखो एंगल इनके बिटवीन 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा? इन दोनों के बिटवीन 90 बन रहा है, इन दोनों के बिटवीन 19 बन रहा है। 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा? जब कोई वेक्टर्स आपस में 90 बनाते हैं तो वो परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं, नॉर्मल भी बोलते हैं। परपेंडिकुलर के 3 नाम होते हैं। परपेंडिकुलर तो खुद है 90 डिग्री, नॉर्मल भी इसको कहते हैं, नॉर्मल वेक्टर्स, और ऑर्थोगोनल भी इसका नाम है। तो ये देखो सभी आपस में परपेंडिकुलर है, इसलिए वर्ड आया ऑर्थोगोनल। और वैल्यू सबकी कितनी कितनी है? 1। आई कैप की वैल्यू कितनी होगी? 1। जे कैप की 1, के कैप की, यानी सब यूनिट वेक्टर हैं। तो आपस में परपेंडिकुलर भी है, यूनिट भी है, इसलिए इनका नाम पड़ा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ओके, आई जे के ही ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोले जाते हैं। तो ऐसे लिख देना, एक्स एक्सिस आई कैप, वाई एक्सिस जे कैप और जेड एक्सिस के कैप। इसमें कोई डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, एज इट इज डायग्राम बना के नोट कर लो। ऑफ 2 वेक्टर्स, अगर 2 वेक्टर हमें दिए हों, दो वेक्टर क्वांटिटी गिवन हो, उनको हमें ऐड करना है, तो ऐड करने की 2 मेथड्स हैं। देयर आर 2 मेथड्स। एक मेथड होता है ट्रायंगल मेथड और एक होता है पैरेललोग्राम मेथड। अभी फिलहाल हम आपको ट्रायंगल मेथड सिखा रहे हैं, फिर इसके बाद हम पैरेललोग्राम भी सिखाएंगे। तो पहला नंबर हम अभी सिखाने वाले हैं ट्रायंगल मेथड। जरा इसको समझ लें, इसको कैसे करेंगे इसको समझना है तुम्हें। देखो हमने लेट कर लिया P और Q, 2 वेक्टर्स गिवन है, और वेक्टर है तो डायरेक्शन होगी, वेक्टर मतलब ही डायरेक्शन है। उनके बीच की कोई डायरेक्शन है, एंगल गिवन है, जैसे ये P है और ये Q है, ये इनका बीच का एंगल है। इनको ऐड करना होता है, तो ऐड करते समय हम करते क्या है, जैसे P है सपोज करो ये, तो P बना दिया आपने। इसको आप जैसे सपोज करो 5 न्यूटन होता है, एग्जांपल के लिए कितना होता है? 5 न्यूटन का फोर्स है, तो हम 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेट कर लें, तो 5 न्यूटन को हम क्या लिखेंगे? 5 सेंटीमीटर, और स्केल लेकर के 5 सेंटीमीटर का एरो बना दीजिए, कोई डाउट? लेकिन अगर ये 50 न्यूटन होता तो क्या 50 न्यूटन का एरो बनाते? तब फिर क्या करते? 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तब क्या ले लेते?
अगर बड़ी वैल्यू होती है तो शॉर्ट स्केल ले लिया जाता है, कभी सीखा होगा आप लोगों ने। तो अगर मान लो 50 न्यूटन बनाना हो तो हम क्या कहेंगे 1 न्यूटन 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 50 न्यूटन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 500 होता अगर, मतलब अपने हिसाब से रेशियो तुम्हें ऐसा स्केल कंसीडर करना होगा, और फिर उसको बना दिया। और P और Q के बिटवीन कोई एंगल आपको गिवन होगा, 60 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी। फिलहाल हम इसको थीटा लेट कर रहे हैं। क्या लेट कर रहे हैं? तो सपोज करो P की तो ये डायरेक्शन है और Q इसके साथ थीटा एंगल बनाता है, तो Q इस तरफ हो गया और Q की कोई वैल्यू गिवन होगी, जैसे ये मान लो 5 था और ये 7 होता, तो पहले 60 डिग्री बनाते और फिर 7 सेंटीमीटर हाइट बना लेते। तो जो एंगल गिवन होता वो यहां बनाया जाता है थीटा, और इसका एरो यहां बना देंगे। तो देखो एडिशन करने का मेथड समझना, ट्रायंगल मेथड। फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकेंड वेक्टर की टेल को जोड़ा जाता है, फिर रिजल्टेंट आता है फर्स्ट की टेल और सेकेंड के हेड से ज्वाइन करने वाली लाइन रिजल्टेंट कहलाती है। रिजल्ट आंसर आर। तो देखो P वेक्टर Q वेक्टर का आंसर हो गया R वेक्टर, और R इज इक्वल टू बोला जाएगा P प्लस Q वेक्टर। ये वेक्टर एडिशन मेथड है, वेक्टर को ऐड करने का ट्रायंगल मेथड है। देखो ट्रायंगल बना कि नहीं बना? इसके लिए एक फार्मूला भी हम बना सकते हैं डायरेक्ट। फार्मूले से कैसे सॉल्व होगा, तो हम फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। इनके नाम लिख दिए अपनी तरफ से, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट। एक यहां से परपेंडिकुलर डाल दो अपनी तरफ से D। कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम? हमें रिजल्टेंट चाहिए AC। रिजल्टेंट कौन है? AC है। ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना कि नहीं बना है? इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, यहां 90 डिग्री बन रहा है। देखो जब तक राइट एंगल नहीं होगा तब तक पाइथागोरस नहीं लगा सकते हो आप। तो देखो ये हाइपोटेनियस स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो देख लीजिए जरा, AC का स्क्वायर यानी रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? पाइथागोरस लगाई हमने सीधा। AC की वैल्यू हमने बोली क्या है? R। AD लेकिन दो हिस्सों में, देखो AB प्लस BD, AB प्लस BD, और DC तो अभी ऐसा ही है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, इसी जगह पर गौर करिएगा। AC हमको पता था और हमने पुट कर लिया, AD के दो टुकड़े कर दिए, AB प्लस BD। AB P है, देखो जहां AB लिखोगे वहां P लिख देंगे, लेकिन हमें BD नहीं पता है। देखो पता करेंगे। CD भी नहीं पता है, ये दो अननोन है, पहले इनको पता करते हैं। इसके लिए इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे, BDC। इन ट्रायंगल BDC, देखिए ध्यान से देखिए ट्रायंगल आप लोग, एक बार लगा दो साइन थीटा। क्या लगा दो? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर CD, हाइपोटेनियस BC, CD अपॉन BC। तो CD इज इक्वल टू बन के आया BC साइन थीटा, BC साइन थीटा। और BC की वैल्यू Q है। देखो BC को क्या बोला था? Q बोला था, तो ये हो गया Q साइन थीटा। ये CD निकल आया। देखो अब हमें CD के बाद हमें BD भी चाहिए। BD बेस है, बेस निकालने के लिए कॉस लगाते हैं, तो कॉस थीटा लगा दो। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो BD इज इक्वल टू हो जाएगा BC कॉस थीटा, और BC अभी भी वही Q है, Q कॉस थीटा। ये BD निकल आया है। देखो हमने दोनों अननोन चीजें थी वो भी पता कर ली। अब इन सब को इक्वेशन 1 में पुट करो। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, चलिए हम पुट करते हैं। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू AB मतलब P प्लस BD मतलब Q कॉस थीटा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर था ना इस पे, देखो प्लस DC की वैल्यू Q साइन थीटा, Q साइन थीटा होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो। A प्लस B का होल स्क्वायर है कि नहीं? A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हाँ अच्छा, देखो इस तरह ओपन कर देंगे, प्लस इसको ओपन कर दो,
क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मुझे लग रहा समझ में आ रही होगी, फिर भी जो डाउट्स हो पूछ लीजिएगा। यहां थोड़ा फोकस करिए इस जगह पर और इस जगह पर, दोनों में क्यू स्क्वायर कॉमन है कि नहीं है? अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है? 1। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस, सीधा क्यू स्क्वायर लिख दिया भाई, क्यू स्क्वायर कॉमन था और ब्रैकेट में 1 आया है, और फिर लास्ट में ये बचा 2pq cos थीटा। तो आर इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स हमको गिवन हो, उनकी वैल्यू गिवन हो, उनके बीच का एंगल गिवन हो, तो यहां हम पुट कर देंगे तो उसका रिजल्टेंट निकल आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल में कहा था P5 है और Q 7 है और थीटा 60 है सपोज करिए, तो यहां 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 2 5 इंटू 7 cos 60, cos 61/2 होता है। काट पीट के सॉल्व कर दो, आंसर निकाल दो रूट करके। बताओ अच्छा, कोई डाउट है? एक चीज तो ये हो गई रिजल्टेंट। एक और चीज पूछी जाती है, वो पूछा जाता है एंगल ऑफ द रिजल्टेंट विद P। एंगल ऑफ द रिजल्टेंट विद P, P के साथ ये जो रिजल्टेंट है कितने एंगल पे है, कितने ऊपर से ऐसे गुजर रहा है, इसको tan अल्फा निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग? जरा इसको भी निकाल ही देते हैं लगातार। तो देखो एंगल निकालना है tan अल्फा। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर CD है देखो ध्यान से, और बेस ये है AD, तो CD बाई AD लिखो पहले तो, और AD के दो पार्ट्स हैं AB प्लस BD, तो हो गया CD बाई AB प्लस BD। अब देखो CD क्या निकाला था तुमने? CD क्या निकाला था? Q साइन थीटा। ये यहां पुट कर दो Q साइन थीटा, और AB क्या था? P, और BD क्या था? Q cos थीटा। था कि नहीं था बताओ? तो ये हो गया हमारा tan अल्फा। ये एंगल निकाला जाता है, हो गया रिजल्टेंट, और उसका एंगल नोट कर लीजिए। इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग सेकेंड मेथड पे आ गए हैं, पैरेललोग्राम मेथड। इसको जरा समझ लेते हैं कि पैरेललोग्राम मेथड होता क्या है। अभी हमें टू वेक्टर्स गिवन होंगे, फर्स्ट वेक्टर को जैसे ट्राइंगल मेथड में बनाते थे वैसे ही आपको बनाना है P, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड वेक्टर उस बार हम हेड से स्टार्ट करते थे, इस बार टेल से स्टार्ट होगा। जो भी आपका एंगल गिवन है, सपोज करो थीटा डिग्री गिवन है, तो वो यहीं पर बना दिया आपने, वहां नहीं बनाया इस बार यहीं बनाया। दोनों स्टार्ट एक ही जगह से हो रहे हैं। और ये वेक्टर हमारा क्यू वेक्टर हो गया। देखो P और Q दोनों वेक्टर एक ही जगह से स्टार्ट है कि नहीं बताओ? आप लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करना जानते होंगे, ऐसे स्केल रख के हम लोग ऐसे खींचते थे, ऐसे कभी शायद सीखा हो आप लोगों ने। एक इसकी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो और एक इस लाइन की पैरेलल ड्रॉ कर दो। देखो ये दोनों पैरेलल हो गए कि नहीं हो गए? और ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा, जो बीच में सबसे बड़ा डायगोनल बनेगा वो रिजल्टेंट होगा इस बार। बहुत आराम से समझिएगा। फिर इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ा इस तरह बढ़ाएंगे। अच्छा बताओ, ये क्यू है और पैरेललोग्राम के हिसाब से ये कितना होना चाहिए? क्यू ही तो होना चाहिए, पैरेलल साइड इक्वल होती हैं। तो जब ये क्यू है तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? क्यू वेक्टर। इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी लिख दो। कोई प्रॉब्लम किसी को? बताओ। अगर ये थीटा है, देखना जरा गौर कर, तो ये भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल यहां जितना है उतनी तो यहां होगा, क्योंकि ये साइड पैरेलल और ये बीच से पास हो रही। अगर मैं इतना हिस्सा छुपा दूं, देखो तो क्या पुराना डायग्राम वापस आ गया? क्या आ गया ना? तो रिजल्टेंट का डेरिवेशन सेम रहेगा, केवल डायग्राम चेंज हुआ है। बात समझना, मेथड में डायग्राम चेंज हुआ, प्रूविंग यही रखी नहीं। अगर आपका पैरेललोग्राम मेथड पूछा जाए तो भी यही देना है तुम्हें, डेरिवेशन यही देना है। ऊपर लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर देनी हो, डायग्राम बदल देना। डायग्राम बनाओ, आप लोग लैंग्वेज लिखिए जरा, पहले तुम लोग बनाओ डायग्राम, लिखो लैंग्वेज लिखो। पहले लिखिए टू add two vectors by parallelogram method
both vectors are started from common point. Both vectors are started from common point with given angle, and then make parallelogram, कितना लिखा? फिर लिखिए द डायगोनल AC give us resultant. द डायगोनल AC give us resultant. और ये वाला एंगल अल्फा देखो उसमें भी निकाला था हम लोगों ने, ये है वही अल्फा है बस, और पूरा नोट कर डालो इस केस में भी।